Hello everyone, I am Ankit sir, and today we are going to start our second chapter of Flamingo book, that is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. So friends, ये जो चैप्टर है वो चैप्टर अनीस जंग ने बहुत ही इंस्पिरेशनल वे में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम दो स्टोरीज देखने वाले हैं। इसमें से आज इस वीडियो में हम स्टोरी नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उसके ऑथरोइस के बारे में, अनीस जंग। अब अनीस जंग नॉर्मली हम आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में ही पली बड़ी है और इंडिया की जो कंडीशन है वो कंडीशन से बिल्कुल ही वाकिफ़ थी और उसी कंडीशन को दिखाते हुए उन्होंने बहुत सारी बुक्स उसके ऊपर लिखी है। और आज का हमारा जो लेसन है वो उन्हीं की एक बुक है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसी में से लिया गया एक एक्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग तरीके की स्टोरीज दिखाई है, दोनों में इंडिया की जो एक्चुअल पॉवर्टी है वो पॉवर्टी हमें दिखाई है। अब एक्चुअल पॉवर्टी कहने का मतलब मेरा ये है कि फ्रेंड्स, आजकल हम बहुत सारी जगह पर देखते होंगे कि हमें ऐसे पुअर लोग दिख जाते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में उनकी जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसी है और वो लोग कहाँ पर रहते हैं, उनका रहने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस दो स्टोरीज़ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर मच ऑफ टाइम लेट अस डायरेक्टली गो टू अवर स्टोरी। आज पहली स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। एक बहुत ही भावुक स्टोरी है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देखोगे, पूरी स्टोरी देखने के बाद आपको सच में फील होगा दैट इंडिया में सच में ऐसे लोग भी रहते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक लिंक दी हुई है। ठीक है, अब ये लिंक ज़रूर से देखना आप। अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं कर पा रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर ये पहले अवश्य देखना। ये स्टोरी आगे बढ़ो उससे पहले आप ये वीडियो देख कर आना, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जहाँ पर सच में हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसका नेम है नशेबाज, राइट। द एक्चुअल कंडीशन जो हमारी है पॉवर्टी की, वो कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई है, राइट। सो आई होप कि स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर से देख कर आओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी नंबर 1। द नेम ऑफ दैट स्टोरी इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। सी एक्चुअल स्टेटमेंट ही यहाँ पर दे दिया है कि कभी कभार मुझे गार्बेज में से क्या मिल जाता है, एक रुपी मिल जाता है। अब किसे सिग्निफाई कर रहा है ये, तो चलिए देखते हैं उसे हम। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अब शुरुआत में यहाँ पर जो हमारी ऑथरेस है अनीस जंग, वो खुद जब पॉवर्टी की कंडीशन देखने के लिए इंडिया में रोम करती है, ठीक है, तब की उनके द्वारा खुद की एक्सपीरियंस की गई ये कहानी है। ठीक है, तो शुरुआत में ही वो एक छोटा सा लड़का है जिसका नेम है साहिब, उसके बारे में बात कर रही है। क्या बता रही है? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अब एक दिन की बात है कि हमारी जो नरेटर है, हमारी जो ऑथरेस है अनीस जंग, वो उनके नेबरहुड में एक बच्चा आया हुआ है और वो बच्चा क्या कर रहा है कि सुबह में जो गार्बेज होता है, ठीक है, उस गार्बेज डंप में कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे जाकर हमारी नरेटर पूछती है वाई डू यू डू दिस, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, sat amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory। अब यहाँ पर उस बच्चे का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि साहिब ने बहुत साल पहले अपना घर छोड़ दिया था। अब कहाँ से छोड़ा था, किस वजह से छोड़ा था, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि साहिब जो है, जिस लड़के के बारे में आज हम स्टोरी देखने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने अपना घर बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था। उनका घर एक्चुअल में था कहाँ पर? सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में बिल्कुल ही ग्रीन फील्ड्स के बीच में उसका घर हुआ करता था।
हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। लेकिन आज का टाइम है, वो अपने घर से इतना दूर पहुंच गया है कि उसके लिए उसका घर एक डिस्टेंट मेमोरी बन के रह चुका है। देयर वर मैनी स्ट्रोम्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। कभी कभार ये चीज़ बताते हुए जब मिले होते हैं तब यहाँ पर साहिब हमारे नरेटर को बताते हुए कह रहा है कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, मेरी माँ ने मुझे ऐसा बताया था कि देयर वर मैनी स्ट्रोम्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो फ्रेंड, कुछ इस तरीके का नज़ारा होगा, राइट, क्योंकि उनका जो घर है, ठीक है, उनकी जो फील्ड्स है वो स्ट्रोम्स की वजह से क्या हुआ था, बिल्कुल बिखर चुका था और उन्होंने अपना घर खो दिया था। कुछ इसी तरीके की कंडीशन हुई होगी स्ट्रोम की वजह से, ताकि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा था। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज़ वेर ही नाउ लिव्स। और इसीलिए उसी का रीज़न देते हुए साहिब कहता है कि शायद इसीलिए हमने हमारा घर वहाँ से छोड़ दिया था और वहाँ से छोड़कर हम एक बहुत बड़ी सिटी में आकर रुके हैं। क्यों? ताकि हम गोल्ड ढूंढ सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गोल्ड वर्ड दिया है वो बहुत ही आइडेंटिकल वे में दिया गया है। गोल्ड यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि सोना, बट उनके लिए गोल्ड यानी उनका लिविंगहुड है, राइट। तो अभी जो जहाँ पर रह रहे हैं उसकी बात करते हुए वो कह रहे हैं कि वहाँ से हमने वो चीज़ छोड़ दी थी। हम जहाँ पर ढाका में रह रहे थे वो चीज़ हमने छोड़ दी है, वो घर हमने छोड़ दिया है। अब हम इंडिया में आकर बसे हैं एक बहुत बड़ी सिटी में, जहाँ पर हम अपना लाइवलीहुड आगे बढ़ा सके। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अब पहले जो क्वेश्चन अनीस जंग ने पूछा था, वाई डू यू डू दिस, उसका आंसर देते हुए वो लड़का मेरी ओर देखते हुए कहता है, मटर्स, मटर्स यानी बिल्कुल ही लो वॉइस पे कहता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है कि मैं कर सकूं। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब जैसे ही उस लड़के ने बताया कि मेरे पास और कुछ काम नहीं है, तो तुरंत से हमारे नरेटर जो है अनीस जंग, वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट वे में, ग्लीबली का मीनिंग क्या होता है, कॉन्फिडेंट वे में, अब उन्होंने बोल तो दिया कि तुम स्कूल जा सकते हो, बट पीछे से उसे रियलाइज़ हुआ कि ये जो एडवाइस है वो कैसी है, बिल्कुल हॉलो है। हॉलो का मीनिंग क्या होता है, मीनिंगलेस है, ऑब्वियस है। एक ऐसे बच्चे को वो एडवाइस दे रही है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए जिसने आज तक लाइफ में कभी स्कूल नहीं देखी है, क्योंकि वो बिल्कुल ही पुअर है, ठीक है। इसीलिए तो शायद वो वहाँ पर गार्बेज ढूंढने के लिए गया है। तो एक बार बोल तो दिया नरेटर ने कि आपको स्कूल जाना चाहिए, फिर वापस से उनको खुद को रियलाइज़ हुआ कि ये एडवाइस जो है वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस थे उसके लिए। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। छोटा बच्चा भी कहता है कि हमारे नेबरहुड में कोई ऐसी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, इट मीन्स जब गवर्नमेंट एक भी स्कूल वहाँ पर बना देगी तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर जाऊँगा। सी द कॉन्फिडेंट ऑफ अ बॉय, हालांकि बच्चे की कंडीशन ऐसी है, उस कंडीशन की वजह से वो वहाँ पर स्कूल में जा नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाना नहीं है, बट उसने रीज़न भी बता दिया कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ के अगल बगल में कोई स्कूल ही नहीं है जहाँ पर मैं जा सकूँ। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब नरेटर उसके साथ मजाक करते हुए बिल्कुल ही मजाकिया वे में कह देते हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसके फेस के ऊपर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है डेफिनेटली मैं ज़रूर से आऊँगा, अगर आप स्कूल शुरू करते हो तो मैं ज़रूर से उस स्कूल में पढ़ना चाहूँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। अचानक से वो कन्वर्जेसन वहाँ पर ख़त्म होता है और कुछ दिन बाद की बात करते हैं नरेटर कि कुछ दिन बाद आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो लड़का दौड़ते दौड़ते मेरी तरफ आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी? आकर तुरंत मुझसे पूछता है क्या आपकी स्कूल रेडी हो चुकी है? सी, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि वो जो कॉन्फिडेंट है ना, एक लेवल होता है कॉन्फिडेंस का, और वो कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ पर उस बच्चे में हमें दिख रहा है। सी द एगरनेस ऑफ लर्निंग,
वो चीज़ यहाँ पर हमें देख रही है कि सच में वो बच्चा पढ़ना चाहता है, इसीलिए आकर अब एक मजाक वे में उन्होंने जो बोल दिया था कि मैं स्कूल शुरू करोगी तो तुम आओगे, तो ये चीज़ बच्चे ने बहुत ही सीरियस वे में ले लिया था और इसीलिए वो आकर तुरंत अनीस जंग को पूछता है कि क्या तुम्हारी स्कूल रेडी हो चुकी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मिंट। अब यहाँ पर खुद को एक आप ऐसा कह सकते हो, नरेटर को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्यों? बिकॉज अब उन्होंने एक ऐसी प्रॉमिस तो कर दी थी, ठीक है, उन्होंने तो बिल्कुल ही जोकिंग वे में बताया था ये, बट उसे नहीं पता था कि ये बच्चा उसे सीरियसली ले लेगा, ठीक है। तो उनको ये बताते हुए बहुत ही एम्बरेसमेंट फील होता है कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, यानी कि स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। इट मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेड। अब हालांकि वो प्रॉमिस बताने के लायक थी नहीं, फिर भी उन्होंने ऐसी प्रॉमिस कर दी थी, इसीलिए उनको कैसा लग रहा है, फीलिंग असेम्ड, यानी कि एम्ब्रेस फील हो रही है वो। बट प्रॉमिस इज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है फ्रेंड्स, बट प्रॉमिस इज लाइक माइन, यानी कि मेरे जैसी प्रॉमिस अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। ब्लिक वर्ल्ड कहने का मतलब उनके लिए जो छोटे से बच्चे हैं, जो ऐसे पुअर बच्चे हैं, उनका वर्ल्ड कैसा होता है, बिल्कुल ब्लैंक वर्ल्ड होता है, उनके लिए वर्ल्ड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नरेटर हमें ये दिखा रही है कि मैंने तो एक नॉर्मल सी प्रॉमिस कर दी थी, लेकिन ऐसी तो बहुत सारी प्रॉमिसेस है जो इन बच्चों को की गई है, लेकिन आज तक वो प्रॉमिस कभी भी किसी ने पूरी नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ दिखा रही है, प्रोमिसेस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। अबाउंड यानी कि एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, बहुत सारी ऐसी प्रोमिसेस है जो मेरे अलावा बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन वो कभी भी फिनिश हुई नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम। सी, बहुत टाइम हो चुका है नरेटर को और इस बच्चे को मिलते हुए, लेकिन कभी भी उनके बीच एक हेल्दी कन्वर्जेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो कुछ महीनों के जानने के बाद हमारे नरेटर है, वो नरेटर उसे अपना नेम पूछते हैं। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, और वो कहता है कि मेरा नाम क्या है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये जो वर्ड है साहिब आलम, उसका मीनिंग क्या होता है। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है, he would have a hard time believing it. अब सच में उस बच्चे को उसका मीनिंग पता होता कि साहिब आलिम का मीनिंग क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड। यानी कि कहने का मतलब अगर उसे पता होता तो सच में उसके लिए ये बिलीव करना पॉसिबल नहीं था। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू बिलीव दैट हिज नेम मेंट द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यानी उसे पता ही नहीं है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है वो, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जी रहा है कि किसी भी इंसान को नहीं मिलती। जस्ट लाइक दैट एक रैग पिकर है वो, और कुछ नहीं है। कहने का मतलब रैग पिकर का कहने का मतलब ये है कि कूड़े उठाने वाला, उससे अलावा उसकी कोई पहचान नहीं है। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. वो कहता है, हमारी जो नरेटर है वो नरेटर कहती है अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसे पता ही नहीं है कि उसके नेम का मीनिंग क्या होता है। वो क्या करता है, ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं उस फ्रेंड्स के साथ उनकी जो नज़दीकी गलियां है, स्ट्रीट्स है, उसमें भटकता रहता है। एन आर्मी ऑफ बैरफुट बॉयज़, और उनके फ्रेंड्स को किस तरीके से सिम्बोलाइज किया गया है, एन आर्मी ऑफ बैरफुट बॉयज़। बैरफुट यानी वियरिंग नथिंग इन द फीट, यानी कि पैरों में बिना चप्पल के घूमते रहते हैं वो लोग। अपीयर्स लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयरिंग एट नून। बहुत ही अच्छी वे में यहाँ पर वो बता रहे लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। मॉर्निंग बर्ड्स यानी क्या, कि बिफोर सनराइज, ठीक है, वो सुबह उठ के तुरंत निकल जाते हैं कूड़ा कचरा उठाने के लिए। एंड डिसअपीयर एट नून,
यानी कि जैसे ही दोपहर का टाइम होता है, स्कॉर्चिंग हीट होती है, उसके दौरान वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इस वे में दिखाया गया है कि सुबह से दोपहर तक वो केवल एक ही काम करते हैं, और वो काम क्या होता है? कूड़ा उठाना। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। अब थोड़ा बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड करने के बाद नरेटर जो है, अनीस जंग है, वो हर एक बच्चे को, वो जो आर्मी ऑफ बैरफुट बॉयज़ था, उनके जितने भी बच्चे थे, जितने भी फ्रेंड्स थे उसके, वो सबको पहचानने लगी थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। अब एक बार अनीस जंग उनको पूछती है, उनमें से किसी एक को पूछ लेती है कि वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो वो बच्चा आंसर देता है कि मेरे पास चप्पल है, लेकिन मेरी माँ जो है, वो मेरी माँ वहाँ सेल्फ के ऊपर से वो चप्पल मुझे उतार के देती नहीं है। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अब इसका रिप्लाई देते हुए एक बच्चा क्या करता है? adds another who is wearing shoes that do not match, यानी कि वो बच्चा रिप्लाई देता है जिस बच्चे ने शूज़ पहना है, लेकिन दोनों शूज़ कैसे है? अलग अलग है। that do not match, तो वो क्या कहता है? even if she did, he will throw them off, यानी कि उसकी मम्मी उसे चप्पल देती है, लेकिन ये बच्चा कहीं ऑलवेज उसे फेंक कर आ जाता है। यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर अनीस जंग हमें कुछ बताना चाहती है। देयर इज समथिंग हिडन बिहाइंड दैट। वो क्या है, आगे हम देखते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ही सफर्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैंने, नरेटर कहती है, अनीस जंग कहती है कि जब मैंने उसके ऊपर कमेंट करना चाहा तो वो लड़का जो बैरफुट था, जिसके पैरों में चप्पल नहीं था, वो उसने क्या किया? ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। सफल यानी कि क्या होता है? स्लाइड्स देम ओवर ईच अदर। इट मीन्स अपना पैर, दूसरा पैर, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाकर बैठ जाता है और बोलता कुछ नहीं है। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय who has never owned a pair all his life. अब तीसरा एक बच्चा उसमें अपनी बात रखते हुए कहता है, आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए, जिसने आज तक पूरी लाइफ में कभी भी शूज़ देखा नहीं है, और ना ही ऐसा कोई शूज़ उसके पास है जो उसने खुद खरीदा है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैरफुट्स इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। फ्रेंड्स, हमें पहले से ही बता दिया गया था कि जो नरेटर है, अनीस जंग है, वो पूरी कंट्री में रोम करती है, और वहाँ पर उनकी जो एक्चुअल कंडीशंस होती है लोगों की, वो कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है अपनी बुक के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही इस बुक में वो यहाँ पर क्या बता रही है? ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी कि जहाँ जहाँ मैं पूरे भारत में गई हूँ, वहाँ पर मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो बच्चे बिना चप्पल्स के पूरी सिटीज़ में, विलेज के रोड में घूमते रहते हैं। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. और अब वो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे वो यहाँ पर ये चीज़ दिखा रही है, वो एक निष्कर्ष के ऊपर यहाँ पर वो आई है कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट। यानी कि उसने देखा है, वो हर एक जगह पूरे इंडिया में घूमी है, वो पूरे इंडिया में ऐसे जो बच्चे उनको मिले हैं, वो बच्चे का चप्पल्स नहीं पहनने का ये एक रीज़न भी है। कौन सा रीज़न? इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। ऐसा नहीं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो चप्पल्स नहीं खरीद सकते, बट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट, यानी कि एक ट्रेडिशन उन्होंने बना के रखा है। कौन सा ट्रेडिशन? हमेशा कैसे रहने का? बिना चप्पल्स के घूमने का, ताकि लोगों को पता चले कि हम सच में पुअर है। ये एक एक एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे ऐसे तो एक्सप्लेनेशन उनके पास है, लेकिन उन सभी एक्सप्लेनेशन में से एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि वो ऐसा चाहते हैं कि वो खुद ऐसा दिखे, राइट? बिना चप्पल्स के ऑब्वियस है, आप देखोगे तो उसे मान लोगे कि यार ये सच में इतना पुअर है, हमें उसे पैसे देने चाहिए। ठीक है, अभी अभी हमें बोला गया है कि एक बच्चे ने बोला था कि उसकी मम्मी उसे चप्पल देती नहीं है, बट दूसरा लड़का कहता है कि देती तो है चप्पल, लेकिन ये फेंक देता है। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशन बनाती हुई यहाँ पर दिख रही है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। वेरी वंडरफुल लाइन फ्रेंड्स।
परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी पॉवर्टी जिसका कभी अंत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा आप करोगे, ठीक है, कैसा? बिना चप्पल के आप जाओगे तो ये एक आपकी कंडीशन दिखाएगी। ठीक है, तो ये एक बहाना है। एक्सक्यूज़ का मीनिंग यहाँ पर क्या है? जस्ट अ रीज़न टू जस्टिफाई अ फॉल्ट, यानी कि आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि ये एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी कभी एंड नहीं होने वाली है, वो दिखाना एक एक्सक्यूज यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब ऐसी बात को देखकर यहाँ पर नरेटर को एक स्टोरी याद आती है, जो स्टोरी एक लड़के ने, एक इंसान ने उडुपी में उसे बताई थी। अब उडुपी कहाँ पर आया है, यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, जब यहाँ पर नरेटर जाती है और उस टाइम पे जब कोई इंसिडेंट हुआ होगा, वो इंसिडेंट उसे याद आता है और वो इंसिडेंट हमें यहाँ पर वो बताती है। किस लिए बताती है फ्रेंड्स? यहाँ पर स्टोरी के अंदर स्टोरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो दिखाना चाहती है कि सच में ये जो पॉवर्टी है, बिना पैरों के चलने की जो उनकी कंडीशन है, वो केवल एक एक्सक्यूज़ है। ठीक है, उस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर वो एक स्टोरी बताती है। कौन सी स्टोरी है? चलिए देखते हैं। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। एक लड़का होता है, एक यंग बॉय होता है। ठीक है, वो जब भी स्कूल जाता है तो उसके रास्ते में एक मंदिर आता है। ठीक है, एक टेम्पल को पास करके वो वहाँ से निकलता है। वेर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उस टेम्पल में उसके पापा जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रीस्ट होते हैं। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वो क्या करता है, या पिक्चर में देख सकते हो, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वो क्या करता है, वहाँ पर जाकर टेम्पल के पास खड़ा हो जाता है और टेम्पल के पास खड़े होकर अपने पेयर ऑफ शूज़ के लिए वो भगवान से क्या करता है? प्रे करता है कि भगवान मुझे बस केवल और कुछ नहीं, बस एक पेयर ऑफ शूज़ दे देना। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. अब 30 years later की बात करते हैं। 30 years later, 30 साल बाद अनीस जंग जब वहाँ पर विज़िट करती है, ठीक है, उस टाउन में विज़िट करती है, उस टेम्पल में विज़िट करती है, जो कि अब वहाँ पर कुछ नहीं बचा है। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। डिसोलेशन का मीनिंग क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, यानी कि कुछ ऐसा इंसिडेंट्स वहाँ पर हुआ होगा, उसकी वजह से वहाँ पर अभी कुछ नहीं बचा है। ठीक है, ना ही वो टाउन है, ना ही वो टेम्पल है, कुछ नहीं है, कुछ अलग चीज़ वहाँ पर दिख रही है। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब बैक यार्ड की बात कर रही है, यानी कि वो जहाँ पर जो टेम्पल था उसके पीछे की जो जगह थी, वहाँ पर की कंडीशन यहाँ पर अभी दिखा रही है। वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, अब वहाँ पर वो पुराने वाला प्रीस्ट नहीं रह रहा है, अब एक नया प्रीस्ट वहाँ पर रह रहा है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रेड कलर की, वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज arrived panting and threw his bag on a folding bed. अब फोल्डिंग जो बेड होता है वो कैसा होता है? आपके घर में भी होगा, आपको यहाँ पर पिक्चर देख के पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का बेड होता है। ठीक है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में क्या होता है कि एक छोटा सा यंग बॉय एक ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहनकर, सॉक्स पहना है उसने, शूज़ पहना है, दौड़ता दौड़ता, पांटिंग का मीनिंग क्या होता है? टेकिंग शॉर्ट एंड क्विक ब्रीथ, यानी कि हाँफता हुआ वहाँ पर आता है और आकर सीधा अपना जो बैग है वो फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक देता है। अब आपको नॉर्मल यहाँ पर ये लाइन लग रही होगी कि इसमें क्या है, एक छोटा सा बच्चा आया, ठीक है, उसने अपना बैग बेड के ऊपर रख दिया। बट यहाँ पर वो सिचुएशन दिखाती है। पहले जो प्रीस्ट था, ठीक है, उस प्रीस्ट का जो बेटा था उसके पास पहनने के लिए शूज़ नहीं थे, लेकिन आज कुछ कंडीशन चेंज है। ठीक है, कंडीशन कौन सी चेंज है? एक नया प्रीस्ट वहाँ पर रह रहा है और जगह वो ही है, एक नया प्रीस्ट रह रहा है। उसका बच्चा, उसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो उसने एक बहुत अच्छा सा ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ठीक है, प्रॉपर हम जैसे कह सकते हैं एक स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। उसने सॉक्स पहने हैं, शूज़ पहने हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना है, उसके पास बैग भी है।
ठीक है। तो अगर इंसान चाहे तो अपनी खुद की जो सिचुएशन है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेसेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। यानी कि इस बच्चे को देखकर हमारी जो नरेटर है उस नरेटर को एक दूसरा बच्चा याद आता है जो कि गॉडेस से प्रेयर कर रहा था कि जब उसे एक पेयर ऑफ शूज़ मिला था तब वो क्या प्रेयर कर रहा था, लेट मी नेवर लूज देम, यानी कि मैं ये मेरे जो जूते हैं, मेरे जो शूज़ है उसे मैं कभी गंवाऊँ नहीं, कुछ ऐसी प्रॉमिस वो कर रहा था, एक प्रेयर कर रहा था। The goddesses has granted his fear. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. और भगवान ने उनकी सुन भी ली थी। Young boys like the son of the priest now wore shoes. यानी कहने का मतलब कि ये ऐसे बच्चे जो कि प्रीस्ट के बेटा है उसकी तरह अब उन्होंने शूज़ पहनना शुरू कर दिया है, यानी कि उनकी कंडीशन चेंज हुई है और कंडीशन चेंज होकर उन्होंने नई जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर ली है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। नरेटर यहाँ पर रैग पिकर्स के बारे में बता रही है। वो क्या बता रही है, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, मेरे नेबरहुड में जितने भी लोग ऐसे रहते हैं जो कि रैग पिकर्स है, उन्होंने आज भी अपनी सिचुएशन चेंज नहीं की है। वो पहले भी शूलेस थे, आज भी शूलेस है। उनके पास उनकी सिचुएशन सुधारने के बहुत सारे मौके आए हैं, लेकिन एक भी अपॉर्चुनिटी उन्होंने एक्सेप्ट की नहीं है। तो ये स्टोरी दिखाने का यही मतलब है फ्रेंड्स कि अगर सच में आप चाहो तो खुद की कंडीशन खुद बदल सकते हो, लेकिन जिन्होंने पहले से ठान लिया है कि हम गरीब हैं और गरीब ही रहने वाले हैं, तो उनकी कंडीशन में कभी कोई चेंज आता नहीं है। आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं, माई एक्वेंटेंस विद द बैरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताते हुए नरेटर हमारे बता रहे हैं, माई एक्वेंटेंस विद द बैरफुट रैग पिकर्स। एक्वेंटेंस यानी कि अब उनके साथ एक कॉन्टैक्ट सा उनका बन गया है, ठीक है, बहुत टाइम एक दूसरे के साथ मिले हैं। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि फ्रेंड्स बन चुके, बिकॉज देयर इज़ नथिंग लाइक दैट फ्रेंडशिप, ठीक है। तो वो कहती है कि अब मैं उनको जानने लगी हूँ और ज़्यादा जानने के लिए मुझे वो लोग कहाँ पर लेकर गए थे, सीमापुरी। अब फ्रेंड्स ये सीमापुरी क्या है आप खुद यहाँ पर पिक्चर्स में देख लो, उसकी कंडीशन सच में कैसी है वो आपको यहाँ पर पिक्चर्स देख के पता चल ही जाएगा कि सच में। और ये प्लेस कहीं और नहीं, हमारे इंडिया के हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, उसी का पिक्चर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर्स कुछ इस अंदाज का सीमापुरी है, ठीक है। अब ये सीमापुरी है कहाँ पर, तो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इस पिक्चर्स में आप देखो, अब यहाँ पर दिल्ली है और दिल्ली के बिल्कुल देखो आप कहाँ पर सीमापुरी आया हुआ है, ठीक है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी कि जो आउटर लाइन आपको दिख रही है उस आउटर लाइन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आया हुआ है सीमापुरी। हालांकि ये हम ऐसा तो कह सकती है कि ये दिल्ली का ही पार्ट है, ठीक है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। फिर भी आप देखो तो जो मेजर सिटी है हमारी दिल्ली, ठीक है, उससे तो बहुत दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखा रही है, वो लोग यहाँ पर आकर रुके हैं। अब ये सीमापुरी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से समझना। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं, स्क्वाटर्स कहते हैं। अब स्क्वाटर्स क्या होता है, अ पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्यूपाइज एन अनइनहेबिटेड बिल्डिंग और अनयूज्ड लैंड। अब स्क्वाटर्स का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स दिया हुआ है, ऐसे लोग जो हमारा लॉ है उस लॉ को तोड़कर जहाँ पर नहीं रहना चाहिए, जहाँ पर बिल्डिंग नहीं बना सकते, ऐसी जगह पर वो बिल्डिंग बांधकर वहाँ पर रह रहे हैं, जो कि कब आए हुए थे, बांग्लादेश से आए हुए थे 1971 में। अब वहाँ पर से क्यों आए थे वो तो आपको पता चल ही गया होगा, आपको शायद हिस्ट्री पता होगी, ठीक है। बिकॉज बांग्लादेश भी कब फॉर्म हुआ था, 1971 में,
ठीक है। तो उस टाइम पे जितने भी रेफ्यूजीज़ थे, ठीक है, तो वो रेफ्यूजीज़ यहाँ पर आकर इंडिया में बसे थे। और सभी मोस्ट ऑफ द रेफ्यूजीज़ हु केम फ्रॉम बांग्लादेश सेटल्ड इन सीमापुरी। ये याद रखना फ्रेंड्स कि 1971 में जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था, जिसी से बांग्लादेश बना था, ठीक है। तो वहाँ के जो रेफ्यूजीज़ थे, जो बांग्लादेश छोड़कर यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है, इंडिया में, वो लोग कहाँ पर रुके थे? सीमापुरी में रुके थे। साहिब्स फैमिली इज़ वन ऑफ देम, और साहिब का फैमिली भी उसमें से एक था जो रेफ्यूजी बनकर इंडिया में आ गया था। बॉर्डर क्रॉस करके, इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके वो इंडिया में रह रहे थे। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट इज़ स्टिल, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। वो कहते हैं कि जब 1971 में जब वो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में आए थे तो सीमापुरी में बसे थे, और उस टाइम पे सीमापुरी कैसा था? बिल्कुल वाइल्डरनेस, यानी कि एक जंगल था, उसके अलावा वो कुछ था नहीं। इट स्टिल इज़, यानी कि वो आज भी जंगल ही है, वहाँ पर और कुछ है नहीं, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन आज वो जंगल, वो वेस्ट लैंड है, वो अब अकेली नहीं रही है, वहाँ पर बहुत सारे लोग बस रहे हैं। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। अब यहाँ पर सीमापुरी की कंडीशन दिखाते हुए कह रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन। अब ये चीज़ क्या होती है? अब देखो यहाँ पर मैं इमेज दिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये इमेज आप देख सकते हो, यहाँ पर जिस तरीके का आपको घर दिख रहा है, ठीक है, मड से बनाया हुआ, उसका अगर आप रूफ देखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर तारपोलिन लगाया है। तारपोलिन क्या होता है कि एक ऐसा ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का ये जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, जो कि वाटर प्रूफ होता है, जिसमें से पानी अंदर नहीं आता है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना घर यहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पर डिवॉइड ऑफ सेवेज, जहाँ पर पानी की कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहाँ पर ड्रेनेज, पानी जो बाहर निकलता है, जो वेस्ट वाटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उस ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर कभी भी रनिंग वाटर नहीं आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमारी ऐसा कह सकते हो प्राइमरी यूसेज है हमारे, ठीक है, वो यहाँ पर उसकी कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नहीं। हालांकि ऑब्वियस यहाँ पर देखने को मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले कोई रहता ही नहीं है, ठीक है। वो लोग वहाँ से आए हैं और यहाँ पर उन्होंने अपना घर बना दिया है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यानी कि वहाँ पर एक दो नहीं, बट एक साथ कितने लोग आए हुए हैं? 10,000 लोग आए हुए हैं, और वो यहाँ पर रह रहे हैं। और किस अंदाज में रह रहे हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सच में एक समझने वाली बात है। वो यहाँ पर पिछले 30 सालों से रह रहे हैं विदाउट एन आइडेंटिटी, यानी कि ऑब्वियस है आइडेंटिटी के बिना ही उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि वो रेफ्यूजीज़ है। और इंडिया की कंडीशन आप अगर देखोगे तो यहाँ पर वो पिछले 30 साल से रह रहे, तो इंडियन गवर्नमेंट कर क्या रही थी? आप लोगों को यहाँ पर यही लग रहा होगा कि पिछले 30 साल से बिना आइडेंटिटी वो कैसे रह पा रहे हैं। विदाउट परमिट्स but with ration card that get their names on voter list and enable them to buy grain। लेकिन ऐसा नहीं है, विदाउट परमिट है, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, बट उनके पास रेशन कार्ड है दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर आईडी, और उसी की वजह से, रेशन कार्ड की वजह से उनका नाम कहाँ पर आया है? वोटर आईडी लिस्ट में आया है। और वो वोटर आईडी लिस्ट दिखाने से वो क्या होता है कि उनको खाने के लिए कुछ गेहूँ उनको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको सोचने वाली बात है कि इंडिया की सच में एक्चुअल पॉवर्टी कुछ इस तरीके से आ रही है। आप देखोगे कि इंडिया का काउंट करोगे कि कितने यहाँ पर पॉवर्टी है, ठीक है, तो वो जो डिजिट आपको मिलेगा वो डिजिट कुछ ज़्यादा ही आगे मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इल्लीगल तौर पे यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। पूरे इंडिया में इल्लीगल आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो इल्लीगल तौर पर रहते हैं। उनके पास उनका कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी उनके पास उनका राशन कार्ड है। अब वो बिना प्रूफ राशन कार्ड कैसे आया? बिना प्रूफ उनका नेम
वोटर आईडी लिस्ट में कैसे आया वो आप जानना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली किसी ना किसी आप लीडर जो होता है किसी पार्टी का उसे आप पूछ सकते हो, उसका बहुत अच्छा आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम वो चीज़ पे नहीं जाते हैं, हमें केवल यहाँ पर ये देखना है कि इलीगल तौर पे भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनके लिए केवल एक ही चीज़ है, क्या? उनकी आइडेंटिटी हो ना हो, उनको केवल सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लिए क्या है? खाना। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब हालांकि जब हमारी नरेटर अनीस जंग वहाँ पर गई थी और वहाँ पर जाकर एक ग्रुप था, उस ग्रुप में से एक स्त्री को उन्होंने, जो कि बिल्कुल ही टैटर्ड फटी हुई साड़ी पहनी थी, उसने उनको पूछा गया कि तुमने आप सब ने आपकी जो लैंड है वो बहुत हरी भरी लैंड थी, हरी भरी नदियाँ थी, वो जगह क्यों छोड़ी? तो एक बहुत अच्छा आंसर अनीस जंग को मिला, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ब्रेन। तो उनका आंसर क्या था? आप देखो, सच में वो क्या बता रहे कि जब एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में हम हमारे बच्चे को, हमारी फैमिली को थोड़ा बहुत भी खाना दे देते हैं, ठीक है, इट वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ब्रेन। यानी कि अगर एट द एंड ऑफ द डे हम अपना खुद का जो खाना है वो अच्छे से खा लेते हैं, हमें भूखे नहीं मरना पड़ रहा है, ठीक है, तो अच्छा है ना कि हम वहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, वो चीज़ नहीं रहे जहाँ पर हमें वो चीज़ जो खाना ही नहीं दे रही है। हमें कौन सी चीज़ की बात कर रही है? द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन कहने का मतलब वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में जहाँ पर जो लैंड उनकी थी, ठीक है, जहाँ पर उतने ग्रेन, उतना अनाज उनको नहीं मिल पा रहा था जितना उनको अभी यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑब्वियस है वो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे? यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। तो ऐसी चीज़ जब अनीस जंग ने पूछी तो उनको कुछ इस तरीके का आंसर उनको मिला था। Wherever they find food, they pitch their tents that become a transient home. अब उनके लिए तो यही चीज़ है, उनका कोई पर्सनल होम नहीं होता है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो उनका होम कहाँ से होगा? ठीक है, तो ये लोग क्या बता रहे हैं कि वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ पर भी उनको लगता है कि यहाँ से हमको अच्छा खासा खाना मिल जाएगा, तो वो वहाँ पर उनका टेंट बना देते हैं और वो उनका ट्रांजिएंट होम हो जाता है। ट्रांजिएंट होम का मीनिंग क्या होता है कि एक टेम्पररी घर अपना बना देते हैं। अगर वहाँ पर उनको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो वहाँ से वो टेंट उठा लेते हैं और जहाँ पर भी वो चीज़ मिलने वाली है, खाना मिलेगा, वहाँ पर वो वापस अपना टेंट रख देंगे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं, यहाँ पर ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? सर्वाइवल हो जाते हैं, यहाँ पर उनका एक पार्टनर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है? रैक पिकिंग करना पड़ता है, क्योंकि उनको दूसरा कोई चीज़ आती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ये कंडीशन उन्होंने दिखाई हुई है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, यानी कि सीमापुरी में अगर आपको सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली आपको एक ही काम करना पड़ेगा, और वो काम कौन सा है? रैक पिकिंग का, यानी कि कूड़ा उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। आप देखो यहाँ पर कंडीशन दिखाई है, थ्रू द ईयर्स, यानी कि जैसे जैसे वो बच्चे हैं, वो बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग एक तरीके का एक आर्ट बना लेते हैं। किस तरीके का आर्ट बना लेते हैं? इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, यानी कि रैक पिकिंग का भी एक आर्ट होता है। कहाँ पर जाओगे तो आपको अच्छा सा कूड़ा मिलेगा, ये भी एक कला है, आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे जैसे वो रैक पिकिंग करना शुरू करते हैं तो वैसे वैसे उनको एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस की वजह से उनको पता चलता है कि यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो वो लोग धीरे 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 करके एक्वायर करते हैं। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड। अब उनके लिए जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो सोने से कम नहीं है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, वो उनका खाना है।
अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। हालांकि कुछ भी हो लेकिन रहने के लिए वो घर देता है, यानी कि उस कूड़े को वो वहाँ से लाते हैं, किसी को बेचते हैं तो उससे जो पैसा मिलता है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यानी कि जैसी भी रूफ है लेकिन कुछ भी हो जाए उनको घर देती है ये। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के लिए तो ये कुछ उससे भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है तो उसका भी हम देख लेते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आइज लाइटनिंग अप। अब साहिब अपनी हैप्पीनेस दिखाते हुए वो कहता है आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी। यहाँ पर हमारी जो टाइटल टैगलाइन है वो टैगलाइन यहाँ पर आती है आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी। मुझे कभी कभार 1 रुपया वहाँ से मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभार तो एक मेरा दिन अच्छा होता है तो मुझे 10 रुपये की नोट पर वहाँ पर मिल जाती है। और ये सारी चीज़ें वो अपनी जो हैप्पीनेस है वो दिखाते हुए कह रहा है हमारे नरेटर को। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is a hope of finding more। ऑब्वियस है यार, ये चीज़ हमारे साथ भी हुई है फ्रेंड्स। कौन सी चीज़? तो यहाँ पर आप देखो, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। जब कभी भी आपको सिल्वर कॉइन कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब भी कभी आपको 10 रुपये की नोट भी वहाँ पर मिल जाती है ना, तो हम ज़्यादा ढूंढना शुरू करते हैं इस होप में कि हमें यहाँ पर से शायद कुछ नया मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। तो ये होप बनी रहती है और हमारे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभार हम भी देखते हैं, कभी कभार रोड पे जाते हैं तो रोड पे हमें भी ऐसी एक नोट मिल जाती है, हालांकि वो 10 रुपये की नोट होती है, तो हम 2 दिन तो उसी राह पे रोड पे देखते जाते हैं कि शायद मुझे आज 50 रुपये की नोट मिल जाए। हमारे साथ भी ऐसा होता है, राइट? तो सेम चीज़ उनके साथ भी होती है, ये होप बनी रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब अलग है और पेरेंट के लिए अलग है। क्यों? तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोगों को पता है कि आज मुझे जाना ही पड़ेगा और कूड़ा उठाना ही पड़ेगा ताकि मैं अपना फैमिली जो है उसे अच्छा सा खाना खिला सकूं। बट बच्चों के लिए क्या है? रैप्ड इन वंडर, यानी कि कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, लेकिन जब जाते हैं तो ये रैप्ड इन वंडर क्यों बताया है फ्रेंड्स कि 10 रुपये मिल गए हैं, अब और ज़्यादा 20 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे, तो कभी मिलता भी है कभी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए है, बट जो एल्डर्स है उनको तो सर्वाइव करने के लिए ही रैग पिकिंग करनी पड़ती है। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis। अब यहाँ पर हमारे नरेटर अनीस जंग एक चीज़ बताते हैं कि एक दिन की बात है, एक विंटर मॉर्निंग का टाइम था और मैंने देखा कि साहिब जो है वो हमारे नेबरहुड में एक क्लब है, तो वहाँ पर एक जो फेंस गेट है उसके बाहर खड़ा हुआ था। कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, ठीक है? कुछ इस तरीके की कंडीशन रही होगी। वो वहाँ पर फेंस गेट के बाहर खड़े होकर क्या कर रहा था, 2 लोग जो वाइट कपड़े पहनकर टेनिस खेल रहे थे उनको देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। अब हालांकि वो वहाँ पर फेंस के बाहर खड़ा था लेकिन सेटिस्फाइड दिख रहा था, वो केवल गेम देख रहा था। उसने क्या बोला? आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम बहुत अच्छी लगती है। ही हम्स यानी कि खुद से बोलना। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, और वो एडमिट भी करता है कि जब यहाँ पर कोई नहीं होता है, कोई इंसान नहीं होता है, तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और वहाँ का जो गेट कीपर है वो मुझे यहाँ का जो स्विंग है, ठीक है, वो यूज़ करने देता है। यानी कि प्लेइंग एरिया में जो स्विंग हो रहा होगा वो स्विंग उसे यूज़ करने देता है ये यहाँ का गेट कीपर यानी कि वॉचमैन। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब यहाँ पर उसकी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को दिखाते हुए हमारे नरेटर अनीश जंग कह रहे हैं कि यहाँ पर वो बच्चा टेनिस देखने के लिए आया है, फिर भी उसने कौन से शूज़ पहने हैं? टेनिस के शूज़ पहने हैं।
दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, उसने टी शर्ट पहनी होगी, शर्ट पहना होगा जो कि फटा हुआ रहा होगा, और उसने शॉर्ट जो पहना है वो भी कुछ फटा हुआ रहा होगा, और उसका जो कलर है वो बिल्कुल ही मिसमैच है। ये जो उसका अपीयरेंस है, उसके जो क्लोथ है, उसके साथ वो जो शूज़ है वो मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर उसकी कंडीशन वो इस तरीके की वो दिखा रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अपने शूज़ दिखाते हुए वो एक्सप्लेन करता है कि समवन गेव देम टू मी, यानी कि ये शूज़ मेरे नहीं है, किसी और ने मुझे यहाँ ये दिए हुए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अब एक्चुअली यहाँ पर अनीस जंग है वो फैक्ट बताती है। कौन सा फैक्ट बताती है कि उसने जो शूज़ टेनिस शूज़ पहने हैं उसकी फैक्ट बताती है। कुछ इस तरीके के शूज़ आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ठीक है। कुछ इस तरीके की शूज़ रहे होंगे, या तो एक होल होगा या तो दो होल होगा, ठीक है। तो क्या हकीकत बता रहे हैं, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। डिस्कार्डेड यानी पहनकर जिन्होंने फेंक दिए हैं, कुछ ऐसे शूज़ कोई अमीर बच्चा होगा उसका। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। वो बच्चा जो अमीर बच्चा है जिसने मना कर दिया होगा कि ये शूज़ मैं नहीं पहनूंगा क्योंकि उसमें होल है, ठीक है, छेद है। डज नॉट बॉदर हिम, यानी कि ऐसे शूज़ उसको कोई भी बॉदर नहीं कर रहा है, कोई वरी नहीं कर रहा है, उसके लिए शूज़ होना बहुत बड़ी बात है। हमारे साहिब आलम के पास शूज़ होना एक बहुत बड़ी बात है। तो उसमें होल है नहीं है उससे उसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। वो किसके है, अमीर बच्चे के है, किसके है, वो उससे भी उसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बैरफुट इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। एक ऐसा इंसान जो हमेशा बैरफुट चला है, जिसके पास कभी भी कोई चप्पल्स नहीं हुए हैं, उनके पास होल के साथ शूज़ होना भी एक ड्रीम कम ट्रू है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन अनीस जंग यहाँ पर उसकी सिचुएशन दिखाते हुए कहते हैं, लेकिन वो जो गेम वो देख रहा है वो सच में पूरी लाइफ वो स्ट्रगल करेगा तो भी ये गेम वो कभी खेल पाएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है टेनिस इज़ कॉल्ड अ जेंटलमैन्स गेम, राइट। तो वहाँ तक पहुँचना शायद उसकी लाइफ में कभी लिखा नहीं है, लेकिन ड्रीम एक होती है, हर एक की लाइफ में एक ड्रीम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ड्रीम है उसे ये गेम अच्छा लगता है और इसीलिए वो टेनिस का शूज़ पहन के भी आया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। अब एक दूसरा इंसिडेंट यहाँ पर हमें नरेटर बता रहे हैं कि दिस मॉर्निंग, आज की अगर बात की जाए तो साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। साहिब अपने रास्ते जा रहा था मिल्क बूथ की ओर। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथों में एक स्टील का कैनिस्टर था। कैनिस्टर आपको पता होगा जिसमें हम दूध ले जाते हैं, ठीक है, स्टील का बना होता है, वो कैनिस्टर था। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग एट द डिस्टेंस। अब जब अनीस जंग उनको मिलते हैं तब वो अनीस जंग को इशारा करते हुए कुछ डिस्टेंस पे जो एक शॉप है उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, यानी कि वो जो आपको शॉप दिख रही है वहाँ पर मैं आज काम कर रहा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और वो कहता है अनीस जंग को कि मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और मुझे 2 वक्त का जो खाना होता है वो 2 वक्त का खाना भी वहाँ से मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो अनीस जंग भी बहुत ही क्यूरियस वे में उसे पूछ लेते हैं, क्या तुम्हें ये जॉब करना पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुली लुक, और जब भी मैंने इसे ये पूछा तो उसके फेस देखने लायक था। वो जो केयर फ्री लुक, वो जो पहले अनीस जंग को दिख रहा था वो आज दिख रहा नहीं है। यानी कहने का मतलब कि पहले जिस तरीके से भले ही वो कूड़ा उठाता था, रैक पिकिंग करता था, लेकिन रैक पिकिंग करते वक्त उसकी जो लाइफ थी, ठीक है, वो बिल्कुल ही केयर फ्री थी। कहीं पर भी कूड़ा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज वो केयर फ्री लुक वहाँ पर उसे दिख रहा नहीं था।
द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। और अनीस जंग को यहाँ पर लग रहा है कि सच में आज वो जो कैनिस्टर उठा रहा है, ठीक है, वो कैनिस्टर वो रैक पिकिंग करते टाइम जो बैग उठाते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही हैवी होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब अनीस जंग का ये है कि उसकी जो लाइफ थी, जो फ्रीडम वाली लाइफ थी, वो फ्रीडम वाली लाइफ अब नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि पहले वो रैक पिकिंग करता था और रैक पिकिंग करने के लिए उसे किसी की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो चाहे तो जा सकता था, चाहे तो नहीं जा सकता था, और जाता तो उसे मिलता था, नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो किसी की, आप ऐसा कह सकते हो कि अब किसी की कोई जगह पर वो काम कर रहा है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नाम की जो चीज़ होती है वो कुछ बढ़ गई है। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लाइन है फ्रेंड्स। जो बैग थी, जो बैग वो खुद हर रोज़ सुबह उठकर लेकर जाता था, वो उसकी खुद की थी। लेकिन आज जो कैनिस्टर जो अभी वो लेकर जा रहा है, वो कैनिस्टर वो जो टी शॉप का ओनर है उसका है। यानी कि हमारे नरेटर ये बताना चाहते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लेवल होता है ना, वो अचानक से आप बदल जाता है। साहिब इज़ नो लैंगर हिज ओन मास्टर। अब साहिब अपना खुद का मास्टर रहा नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से नरेटर हमें बता रहे हैं कि वो जो छोटा बच्चा रैक पिकिंग ही करता था, लेकिन रैक पिकिंग करने में उसकी खुद की फ्रीडम थी। लेकिन यहाँ पर ये किसी के अंडर में काम कर रहा है, अब उसकी जो फ्रीडम है वो जा चुकी है। दैट्स ऑल। यही था फ्रेंड्स आज के आपके स्टोरी नंबर 1 में। आई होप सो कि आपको ये पार्ट जितना भी मैंने समझाया है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। एंड रियली इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। वापस से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।